तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईएफआरएस 16 कोड के बेसिक्स को। जैसे कि आईएफआरएस 15 को पढ़ने से पहले हमने कुछ क्रूशल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसी तरीके से आज हम आईएफआरएस 16 को जब पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में 100% चांस इसके भी हैं कि आने की संभावना। अभी तक हमने ईपीएस पढ़ा, उसके बाद हमने रेवेन्यू रिकग्निशन पढ़ा, और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था। क्या आप लोगों ने वो रेवेन्यू रिकग्निशन के क्वेश्चन को कर लिया है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको बीपीपी के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग एक टास्क दिया था, होप सो आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। सिमिलर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं क्लास में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईएफआरएस 16, जो कि है लीज अकाउंटिंग। तो जब हम लीज अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि सर लीज एक प्रॉपर्टी का रेंटल अग्रीमेंट है, लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट, और इसकी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। सो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स समझें। लीज अकाउंटिंग में दो पार्टी होती है, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। तो हम आज का पूरा सेगमेंट लेसी की अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। सबसे पहले लीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होती है कैपिटल लीज और एक होती है आपकी फाइनेंस लीज। सॉरी, फाइनेंस लीज नहीं, कैपिटल लीज और फाइनेंस लीज एक ही वर्ड है। एक होती है ऑपरेटिंग लीज। जी सर, दो प्रकार की लीज होती है। तो लीज के अंदर जो लेसी होता है वो उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, कुछ पीरियड के लिए यूज करता है, और उसके बदले में वो क्या पेमेंट करता होगा, आप बताइए मुझे। जब लेसी किसी प्रॉपर्टी को यूज करता है तो उसके बदले में वो क्या करता होगा, एक रेंट का पेमेंट करता होगा। रेंट पेमेंट, जी सर। तो रेंट पेमेंट जब हम करते हैं तो उसको यहां पर वर्ड यूज किया जाएगा लीज पेमेंट। क्या यूज किया जाएगा? लीज पेमेंट। अब क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा यूज की जा रही है, लेसी के द्वारा यूज की जा रही है। लेसी उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, और उस यूज करने के बदले में वो क्या करने वाला है, पेमेंट करने वाला है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, जब कभी भी हम बात करेंगे फाइनेंस लीज की, तो फाइनेंस लीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। ये वर्ड आपने सर कभी सुना है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म? किसी ने सुना है? हो सकता है किसी दिन आपसे कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ही पूछ ले। अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहां कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हो और वो आपसे पूछ ले सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूं। आप मुझे बताइए कि ये प्रॉपर्टी जो हम किसी को रेंट आउट कर रहे हैं, लीगली ऑनरशिप किसके पास है, लीगल ऑनरशिप किसके पास होती है इसकी? बट ऑब्वियसली सर, लीगल ऑनरशिप तो लेसर के पास होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी का लीगल ऑनर है। लेसर के पास क्या होती है, ऑनरशिप होती है लीगल। लेकिन जब हम फाइनेंस लीज लीज को के लिए किसी को देते हैं तो उसको बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए दे देते हैं। सिग्निफिकेंट पीरियड यानी कि उसकी सब्सटेंशियल लाइफ के लिए। सब्सटेंशियल लाइफ के लिए जब हम किसी को प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे देते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर्टी यूजलेस हो जाती है। जैसे एक हमारे पास कोई कार है, यार हम मैक्सिमम एक कार को 20 साल के ऊपर तो कोई नहीं चलाता होगा ना। क्या चलाता है कोई आदमी? किसी के पास है 20 साल पुरानी कार आज भी, या 20 साल पुरानी गाड़ी है किसी के पास जो चला रहे होंगे, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। तो अब आप सोचिए कि आपके पास कोई कार थी, आपने अपने उस लेसी को 20 ईयर के लिए रेंट आउट कर दिया। जी सर, 20 ईयर के लिए रेंट पे दे दिया। अब बताइए, ऑनरशिप तो लेसर के पास है, लेकिन इसके जो बेनिफिट को कौन इंजॉय कर रहा है, इसके सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को इंजॉय करने वाला कौन है? सर ऑब्वियस सी बात है, इसके सब्सटेंशियल
रिस्क एंड रिवॉर्ड को एंजॉय करने वाला तो लेसी है। जी सर। तो जब वो लेसी इसके सब्सटेंशियल पीरियड को एंजॉय कर रहा है, तो फिक्स्ड एसेट किसकी बुक में आनी चाहिए? अगर आप मुझे बताइए, जनरली फिक्स्ड एसेट किसकी बुक्स में आती है, लेसर की बुक्स में या लेसी की बुक्स में? अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं, जनरली आप जब कभी भी अकाउंटिंग करते हैं तो सर लेसर की बुक्स में आती है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल ऑनरशिप। लेकिन यहीं पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर हम सब्सटेंस को देखें तो ये प्रॉपर्टी लेसर की है ही नहीं, लीगल को नहीं देखना है हमें। इसी तो लिखा सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। आज इस एसेट को कैपिटलाइज किसकी बुक्स में किया जाना चाहिए? लेसी की बुक्स में किया जाना चाहिए। भले ही लीगल ऑनरशिप लेसर के पास है, बट बिकॉज ऑफ द आईएफआरएस। तो अब आप सोचिए, आप इंटरव्यू देने गए किसी ऐसी कंपनी में जिसका काम ही लीज पे प्रॉपर्टी देना था, और उसने आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया। मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि आईएफआरएस केवल आप एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग सीख रहे हैं। जब आप इंटरनेशनली अकाउंटिंग सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको पता होगा कि अगर एक लीजिंग कंपनी है, वो अगर कोई प्रॉपर्टी को रेंट पर देती है, तो जब वो अग्रीमेंट होता है, तो जब उसकी पूरी अकाउंटिंग होती है, तो वो अपनी बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड नहीं करती है, वो अपनी बुक से एसेट को एक तरीके से क्या कर देती है, डिसकार्ड कर देती है या डी रिकॉग्निशन कर देती है। बात समझ में आती है कि यस सर, एक लीजिंग कंपनी जिसका काम लीज पर देना है, वो अपनी बुक्स में से प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी क्या? मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपको आंसर देना है। नहीं करेगी ना सर, क्योंकि लीगली अब वो ऑनर नहीं, लीगली भले ही वो ऑनर है, लेकिन सब्सटेंस को अगर देखा जाए आईएफआरएस के अकॉर्डिंग, तो लेसी उसको अपनी बुक्स में एसेट मानेगा। तो जो अपनी बुक्स में उसको एसेट मान रहा है, उसी ने उसको क्या करना चाहिए, डेप्रीशिएशन क्लेम करना चाहिए। तो जब एक प्रॉपर्टी अंडर फाइनेंस लीज जाती है, अभी हमने फाइनेंस लीज की डेफिनेशन नहीं समझी, उसके लिए तो मैं आपको नोट्स दूंगा जब पूरा समझाऊंगा। पहले में मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं नॉर्मल तरीके से नहीं कि रीड कर दी आगे बढ़ गए पीपीटीज पढ़ दी, मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहता हूं। आप अभी तक मुझसे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े, दोनों में देख रहे हैं हमने प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा कवर किया। सो फाइनेंस लीज की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि सर इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि फाइनेंस लीज में जो लेसी होता है, कौन होता है? लेसी बुक्स में एसेट्स को रिकॉर्ड। क्यों रिकॉर्ड करता है? क्योंकि उसके पास आरओयू होता है। आरओयू का मतलब सर राइट ऑफ यूज, उसके पास क्या होता है? तो जब वो किसी प्रॉपर्टी को लेता है लीज पर, तो वो अपनी बुक्स में एक एसेट्स को भी रिकॉर्ड करता है, और एट द सेम टाइम एक लीज लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करता है। बात समझ में आती है? कुछ पिक्चर आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, यहां तक की कि सर जो भी आपने समझाया उसका कुछ सब्सटेंस आपको समझ में आया या नहीं आया? कि सर लेसी जब अपनी बुक्स में अकाउंट करेगा, तो वो क्या करेगा, एक एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो बेटा जब हमने बोला एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगी, तो जरा जनरल एंट्री बताना आप सभी लोग। जनरल एंट्री फटाफट, एक जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? तो सर जब लेसी की बुक्स में जनरल एंट्री की जाएगी, तो एक सबसे पहले हमें यह देखना है, इनिशियल जर्नल एंट्री आपसे पूछी जाए जब आप एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ लीज। कमिटमेंट ऑफ लीज मतलब जिस टाइम आप क्या कर रहे हैं, अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास एक आर ओ यू आएगा। आर ओ यू अकाउंट डेबिट टू लीज।
अब एक तरीके से क्या हम ये कह सकते हैं कि लेसर ने लेसी को, अगर हम उसके लॉजिक को देखें तो लेसर ने लेसी को एक तरीके से एसेट को सेल ही कर दिया। क्या इस बात से आप अग्री करते हो या नहीं करते हो? लॉजिकली देखा जाए तो, हाँ या ना? लॉजिकली देखा जाए, जब जो परसेंट एप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है उसने एसेट्स ले लिए, लेकिन क्या पेमेंट अभी दिया गया है? पेमेंट तो कैसे दिया जा रहा है? ओवर दी लीज टर्म। और लीज टर्म एक साल है या एक साल से ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है सर, मोर देन 1 ईयर है। तो सोचिए, आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब लीज टर्म मोर देन लीज टर्म मोर देन ईयर हो, तो जो कुछ भी पेमेंट किया जाता है उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं बेटा। अगर आपने सारी क्लासेस देखी हुई हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है दो इन्वॉल्वमेंट होते हैं वेन एवर यू आर पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। क्या दो एलिमेंट होते हैं उसमें? व्हाट विल बी द टू एलिमेंट्स? एक होता है सर प्रिंसिपल, और एक होता है आपका सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। तो सर एक तो आप हमें बता ही चुके हैं, प्रिंसिपल, और एक होगा आपका सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। क्या होगा सर? फाइनेंस चार्जेस। तो सर इसका मतलब लेसी की बुक्स में दो चीजें आने वाली हैं, एक फाइनेंस चार्जेस, दूसरा प्रिंसिपल। अब मुझे बताइए, एक चीज और आएगी, अमोर्टाइजेशन ऑब्लिक डेप्रिसिएशन। आएगा कि नहीं आएगा? जी सर, ये भी आना चाहिए। अब पीएनडल में अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो किन किन का टोटल लगाओगे? 1 2 3, और 1 और 3? पीएनडल यानी कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी दो चीजें डेबिट होने वाली हैं सर? एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर में हम बुक करने वाले हैं फाइनेंस चार्ज का और डेप्रीशिएशन का। हमें पहले भूमिका समझ में आना चाहिए। जब तक भूमिका चावला समझ में नहीं आएंगी, आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से नहीं आएगा। तो आ गया है समझ में कि नहीं आया है? 1 और 3 का कॉम्बिनेशन फाइनेंस चार्ज एंड अमोर्टाइजेशन, या हम डेप्रीशिएशन कह सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर तो बैठ गई सर, एक फिल्म क्रिएट हो गई होगी कि हाँ सर, कोई लेसी है, वो असेट को यूज कर रहा है, वो दो पेमेंट करने वाला है, एक फाइनेंस चार्जेस का पेमेंट करने वाला, एक प्रिंसिपल का करने वाला, उसकी बुक्स में एक एसेट भी आ गई। लेकिन हमें केवल ये नहीं समझना, हमें इसको ऑर्गेनाइज मैनर में भी समझना है। तो ऑर्गेनाइज मैनर में समझने के लिए पहले सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया जाता है, तो फिर उसकी जनरल एंट्री को समझा जाता है। अब आप सोचिए, आपने एक लीज पर प्रॉपर्टी ली है, और आपका टेन्योर है लेट से 3 ईयर, क्योंकि मैं अभी आपसे बनवाऊंगा ना 5 साल वाला यहीं पर। तो आप सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। तो जब आपने लीज पे प्रॉपर्टी ली, तो टर्म्स डिसाइड हुई कि आप जो है लीज पेमेंट जो करेंगे, वो नेक्स्ट 3 ईयर में 20,000 करने वाले। जी सर, 20,000 करेंगे। और मानकर चलिए, जहां कहीं भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो, हमेशा आपको एक डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। लेट से यहां पे 10% आपका गिवन। जी सर। तो आपने क्या करना है, जो भी अब लीज पेमेंट दे रहे हैं उसकी क्या निकालेंगे आप? प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। पहले आपका हाथ बिठाना है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेशन करना है सर। तो आपको एग्जाम में एक
गिवन होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और आपको मैंने एक लेक्चर भेजा हुआ है टेलीग्राम चैनल के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनयूटी निकालना, जिसको हमने क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी फैक्टर। चलिए, तो आप में से कितने स्टूडेंट बता पाएंगे प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी फैक्टर का टोटल? मैं तो ये देखना चाहता हूं कि आपने वाकई प्रैक्टिस करी है या नहीं करी। आई एम वेटिंग। कितने स्टूडेंट आप लोग हैं जो उस लेक्चर को देखने के बाद इतने श्योर हो चुके हैं कि हमको ये आ चुका है? फटाफट। क्योंकि अगर आपने हाथ ही यहां नहीं चलाए तो वहां तो बिल्कुल नहीं चलने वाले बेटा, ये भी फैक्ट है। आपने अगर हाथ यहीं नहीं चलाए तो आपकी हाल भी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे होने वाली है बेटा। विदाउट प्रैक्टिस, डोमेस्टिक खेले बिना इंटरनेशनल एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो फिर आप समझ लो कि वही होने वाला है जो उन लोगों के साथ में हो रहा है। कितने ही अच्छे सुपरस्टार आप एकेडमिकली रहे हो पास्ट में, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस सही से नहीं की, वो मैं देखना चाहता हूं कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। तो सर सबसे पहले तो हम खुद ही निकाल लेते हैं 1/1 पॉइंट। अब ये मैं समझाऊंगा नहीं, ये मैं क्या निकाल रहा हूं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं तो देखना चाह रहा हूं कि आपका टोटल सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। 49737। मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप बता पाएंगे ये। कुछ लोगों ने बताया है तो उनका परफॉर्मेंस ठीक माना जाएगा। 49700 के आसपास जिसका भी आ रहा है, 500, 49500, 49300। तो सर ये क्या है? यही है आपका आरओयू। ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना आप, तो यहां पर आप एक जनरल एंट्री पास करेंगे। और जनरल एंट्री हम बाद में बताएंगे, पहले हम बनाएंगे एक अमोर्टाइजेशन टेबल 1 3। तो सर सबसे पहले हमने एक लीज पेमेंट करना है। जी सर। हर साल कितनी पेमेंट करनी है? 20,000, ठीक है। जी सर। अब इसमें से हमने क्या करना है, दो चीजों का पेमेंट करना है। एक होगा प्रिंसिपल, एक होगा हमारा इंटरेस्ट। तो सर आपको पता है कि लीज लायबिलिटी की जनरल एंट्री एक पास हो गई होगी आपके बुक्स में, ROU अकाउंट डेबिट विच इज 49737 टू लीज लायबिलिटी। जी सर, 49737। जी सर, 49737 हो गई। तो सबसे पहले 10% इसी का इंटरेस्ट निकाला जाए, तो इक्वल टू दिस। तो ये इंटरेस्ट है तो इसका मतलब बाकी प्रिंसिपल है, तो दिस माइनस दिस। और जब 15,000 का प्रिंसिपल पेमेंट हो गया तो लीज लायबिलिटी का बैलेंस बचेगा कितना? बचेगा सर इक्वल टू ये जो लायबिलिटी थी उसमें से इसका पेमेंट हो गया। जी सर। तो ये बच गया।
दूसरा, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे हम। 34/7 तो प्रिंसिपल का पेमेंट आ जाएगा, दिस माइनस। जब ये प्रिंसिपल का पेमेंट हो गया, दिस माइनस दिस। अब लास्ट में हमें पता है कि जीरो बचना चाहिए लायबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि लायबिलिटी का जो पेमेंट है 18181, तो ये आपने क्या कर दिया, टोटल इसका पेमेंट कर दिया 18181। जी सर। बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट मार सकते हैं, और नहीं भी मारेंगे तो एक्चुअली उतना ही आना है। ये देखो 181 आ गया ना, इसका 10% इतना ही आता। तो ये टेबल आपने बना, क्या मुश्किल काम है ये टेबल बनाना? टेबल बनाने से ज्यादा कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। क्या सब लोग बना लेंगे टेबल? वो तो अभी पता करूंगा मैं। विद प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे, विद प्रेजेंटेशन। अभी थोड़ी देर में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब जनरल एंट्री, तो सर ये तो जनरल एंट्री हो गई अपनी इंसेप्शन, यानी कि 1 जनवरी, जब आपने वो लिया। जब आप पहले साल में आएंगे, 31 दिसंबर को आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। 31 दिसंबर को बताइए, एंट्री बताइए बेटा, इस टेबल को देखकर मैं देखना चाहता हूं चैट बॉक्स में कि आप, ये एंट्री किसकी बुक्स में हो रही है? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं। आप बताइए किस में हो रही है? लेसी की बुक्स में हो रही है। पेमेंट करने वाला कौन है? पेमेंट करने वाला लेसी, तो लेसी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं वरुण दीक्षित। हाँ जी, आगे। तो सर पेमेंट करना है तो आपने क्या बोला, लीज लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। जी सर। लीज लायबिलिटी डेबिट करें, कितने से सर? ये जो पेमेंट हुआ है, दिस उठा लिया मैंने सीधे प्रिंसिपल। फाइनेंस चार्ज को डेबिट करें सर। वो कितना सर? वो भी आसान काम है, इक्वल टू दबा के ये टेबल में से इंटरेस्ट उठाना है बस। टू कैश। 31 दिसंबर को एक जनरल एंट्री और होगी। 31 दिसंबर को एक जनरल एंट्री होगी, अमोर्टाइजेशन ऑफ ROU टू एक्यूमुलेटेड। डेप्रीशिएशन कह लीजिए या अमोर्टाइजेशन कह लीजिए, जनरली वो डेप्रीशिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन लिखते हैं। कितना होगी सर? लाइफ कितनी थी? 3 साल थी। तो हमारी बुक्स में दिस जो एसेट थी उसको 3 साल में हमने क्या करना है, राइट ऑफ। प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में बताइए, जो एक्सपेंसेस जाएगा, एक्सपेंसेस हेडिंग में एक आ जाएगा आपका अमोर्टाइजेशन, विच इज दिस, और एक आपका आ जाएगा फाइनेंस चार्जेस, दिस। ये जो पहले साल का इंटरेस्ट था, इसका लगा देंगे टोटल। चलिए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट हमेशा दो कैटेगरी में आती है। एक आती है नॉन करंट लायबिलिटी, और पहले पहले आती है करंट लायबिलिटी।
और दूसरी आती है नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको टेबल पे ले चलूंगा। फर्स्ट ईयर के एंड पर लायबिलिटी बताइए कितनी है, फर्स्ट ईयर के एंड पर। अमाउंट टेबल में देख के बताना है, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी नजरें टेबल पे सही जाती है नहीं जाती। कई बच्चे 34710 लिख रहे हैं, कई 24 लिख रहे हैं, लाइबिलिटी नहीं पता है, लाइबिलिटी मतलब ये। इस लाइबिलिटी में से करंट पता करना हो, करंट की डेफिनेशन क्या, विच इज गोइंग टू पे इन विद इन 1 ईयर, विच वी आर गोइंग टू पे इन 1 ईयर, यस और नो। तो मुझे बताइए कि अगले 1 साल में कितनी लाइबिलिटी का पेमेंट करने वाले थे, आपको बताना है। तो सर हम अगर टेबल में देखें तो नेक्स्ट ईयर हम ये पेमेंट करने वाले थे, तो ये लाइबिलिटी हमारी कौन सी हो गई, करंट। तो करंट के साथ में मैंने इक्वल टू दबाया, और मैं ये आपको एक्सेल पे इक्वल टू दबा दबा के क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप लिखने में एग्जाम में गलती ना करें कि ये। और अगर ये करंट है तो इसका मतलब आने वाले समय में जो नॉन करंट कितनी हो जाएगी, वो ये हो जाएगी सर। तो आप यहाँ इक्वल टू, जो कि आप आने वाले समय में फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं। मुझे बताइए, क्या आप इस तरीके से जर्नल एंट्री और टेबल बनाने में काबिल हो चुके हैं? आपके हाथ पैर कब कपाएंगे तो नहीं वहां पर। डन है। और मैं डन तभी मानूंगा जब मुझे मुंह से बोलकर नहीं, मुझे मेरे ईमेल पर एक पूरा क्वेश्चन चाहिए आप लोगों से, पूरा का पूरा क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन के साथ में। कॉपी पेन पर प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा बेटा, क्यों नहीं चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप लोग, कई लोग ना कॉपी पे मेरे को लिख के पहुंचा देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कोई फायदा ही नहीं होने वाला आप उसका। मुझे चाहिए बेल, मुझे क्या चाहिए आपसे, मुझे चाहिए एक्सेल का प्रेजेंटेशन। एक्सेल का प्रेजेंटेशन आप मुझे बनाकर दीजिए। और अगर आप मुझे एक्सेल में इस तरीके से प्रेजेंटेशन बना के दे पाएंगे, तभी आप एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ऐसे पूरा प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए विद जनरल एंट्री। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है सीबीई पैटर्न पे है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सर कंप्यूटर नहीं है तो बेटा एग्जाम की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मोबाइल पर करो। पर मोबाइल का क्या फायदा, टाइपिंग स्पीड ही नहीं बढ़ेगी। साइबर कैफे पे जाओ, फ्रेंड से लो, जो भी करना है, लेकिन एग्जाम अगर आपको पास करनी है तो आपकी प्रैक्टिस कंप्यूटर पर रिक्वायर्ड है। चलिए अब एक एग्जांपल दूं मैं आपको एक। मुझे आपसे इस क्वेश्चन में सेकेंड ईयर के एंड पर, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, सेकेंड ईयर के एंड पर, सेकेंड ईयर के एंड पर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। और मुझे जनरल एंट्री भी सेकेंड ईयर की चाहिए आप लोगों से। एग्जामिनर का मूड है, वो सेकेंड ईयर में पूछना चाहता है, क्या दिक्कत। तो मैंने एक 5 साल का क्वेश्चन बनाया है आपका, 1 to 5। तो इतना टेबल बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, 1 to 5, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का आपसे करवाना चाहता हूं पहले। 20,000 और डिस्काउंट रेट। और आप में से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि सर हमें टेबल बनाते नहीं आता, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैं आपको पहले ही करवा चुका। मुझे अभी चाहिए, मेरे मेल पर चाहिए। सभी लोग शुरू हो जाओ बेटा। जो बच्चे नए हैं वो एटलीस्ट लोन अमोर्टाइजेशन बेसिक्स, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कंसेप्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, ये 3 लेक्चर देखकर आएंगे तो आज का लेक्चर और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे आज मैंने बताया है, बट बहुत ही बेसिक लेवल पर मैंने ये लेक्चर बताया हुआ है, लोन अमोर्टाइजेशन बेसिक। आप इस लेक्चर को देखेंगे, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली इस लेक्चर को देखें, 42 मिनट का लेक्चर है। वाई, और हो सके तो उसके पहले ये वाला लेक्चर देख लें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
सबसे पहले आप चलिए, मतलब हम कोशिश करेंगे, तो कह रहा हूँ। इस लेक्चर को आप देख कर आएंगे तो आपको बैठ जाएगा। मेरे को देखो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आपको प्रेजेंटेशन देते भी आए। कहाँ मिलेगा उसके लिए कलाम आपको आपके काउंसलर से बात करनी पड़ेगी, वही आपको बताएंगे कि कहाँ आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। नाम है यूएस गैप आईएफआरएस शम्मी सर। इस लेक्चर को आप देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। 7 लेक्चर है, उस 7 में से शुरू के 3 देख लेंगे तो आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग मुझे आज का लेक्चर देखने के बाद ये पूरी एक प्रॉपर शीट भेजिए कि सर हमको लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते आ गया है, हमको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अलग करते आ गया, उसकी जनरल एंट्री समझ में आ गई, और एट द सेम टाइम हमें करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज को सेग्रीगेट करते आ गया, बिकॉज एग्जाम में आपसे करंट और नॉन करंट का सेग्रीगेशन पूछा जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है। क्योंकि अगला लेक्चर जो होगा वो फुल स्विंग में होगा, 1 सवा घंटे में होगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे लेवल पर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, और मैंने देखा कई बच्चे लाइव क्लास में कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्या रीजन है? क्या प्रेशर फील होता है या रेडी नहीं रहते हैं? तो आप एक काम कीजिए, मुझे सभी लोग जो क्लास के 45 स्टूडेंट्स हैं आज की इस एक्सेल शीट को मुझे भेजिए। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी कब, ट्यूसडे है ना? तो फिर ट्यूसडे और जो बैक टू बैक हमारी फिर 3 क्लास होगी, उसमें ये आईएफआरएस पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और ये तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमारा कवर हो जाएगा। किसी और ने भेजी हो तो मुझे बताइए। अमोर्टाइजेशन को आपको लेक्चर देखिए, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं अभी आंसर जानबूझ के नहीं देख रहा हूं ताकि दूसरे बच्चों को रेफरेंस पॉइंट ना मिल जाए। जैसे विपिन ने भेज दिया है मुझे, विकास ने भेज दिया है। आरओयू की एंट्री नहीं करी विकास तुमने बेटा? हाँ, एंट्री तुम्हारी ठीक है, पर फाइनेंस चार्जेस गलत हैं। अच्छा सेकंड ईयर के लिखा, अच्छा वो सेकंड ईयर का लिखा, ठीक है। ठीक है विकास, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे सभी से। वेरी गुड। जिन लोगों ने भेज दिया है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका हाथ बैठ गया है, और जिन्होंने नहीं भेजा है और जो रिकॉर्डिंग वीडियोस देख रहे हैं वो भी भेजें, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। चलिए, बाकी जिन लोगों से नहीं हो पाया, 7, ठीक है। नाम तो आपका नहीं पता चल रहा, पर 50 फिट लिखा हुआ है। क्या है नाम है आपका? सो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, वेरी गुड। ठीक है, आपका भी आ गया है आंसर। तो जो बच्चे कर पा रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो ट्राई करें, क्योंकि 4 to 5 स्टूडेंट ने भेजा है बस। चलिए, तो बाकी सब मुझे एक बार परफॉर्मेंस, क्योंकि इसके बियॉन्ड जब हम पढ़ेंगे तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम इसको सब्सटेंशियली क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। चलिए मिलते, बाकी सब मुझे परफॉर्मेंस जरूर भेजना, मुझे देखना है कि कितनों को अभी यही नहीं आया है। ये नहीं आएगा तो फिर लीज अकाउंटिंग कैसे बनेगी? लीज अकाउंटिंग का सब्सटेंशियल पार्ट यही है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।